Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself HM Sikandar and you're watching English with HMS. Today we are going to talk about Intermediate Part 2 Lesson number 1. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में पिछले लेक्चर में आपसे ये डिस्कस किया था कि ये बुक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बुक 2 पार्ट 2 की। एक मॉडर्न प्रोज जो कि 10 हैं और हीरोज़ हैं 5। दोनों में आपका जो पेपर इस पूरी बुक से सेट किया जाएगा वो 30 मार्क्स का सेट किया जाएगा, और जिसमें से 15 मार्क्स 12 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव मॉडर्न प्रोज से सेट की जाएगी, और इसी तरह हीरो से 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 नंबर के सिनोनिम्स डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न प्रोज लेसन नंबर 1, द डाइंग सन by Sir James Jeans. Sir James Jeans was a British mathematician, a physicist and astronomer. आप अगर इन 3 फील्ड्स पर बगौर मुशाहिदा करें, इस पे गौर करें, तो हमें पता चलता है कि ये कोई आम मुसन्निफ या कोई लिखारी नहीं है जो किसी भी थोड़ी चीज़ पर थोड़ी बहुत रिसर्च करके कोई ना कोई मजमून, कोई ऐसे कोई शॉर्ट स्टोरी लिख दे। ये अपनी फील्ड्स में माहिर है और अपने लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस को इस लेसन में आपके सामने रखने जा रहा है। यानी जो इसने सारी ज़िंदगी रिसर्च किया इन 3 फील्ड्स में, इल्म फल्कियात में, फिज़िक्स में और रियाजी में, उसका निचोड़ आपके सामने इस लेसन में रखने जा रहा है। तो चले आए हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहता है इस लेसन में। तो सबसे पहले द डाइंग सन टाइटल, इस पे बात करते हैं। बहुत सारी बुक्स ने इसका तर्जुमा मुख्तलिफ अंदाज से किया। जैसे कि लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है मरता हुआ सूरज, कुछ ने कहा ठंडा होता हुआ सूरज, कुछ ने कहा गुरूब होता हुआ सूरज, और बहुत सारे जो बुक्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से इसका तर्जुमा किया। क्या ये वाकई ठंडा होता हुआ सूरज है या मरता हुआ सूरज है? ये कैसा है, हम इंशाल्लाह इसको इस लेसन के आखिर में जो एनालिसिस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि इस लेसन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन कैसा है और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन लिखा जा रहा है और आपके सामने रखा जा रहा है। इस लेसन को समराइज किया जा सकता है सिर्फ 2 सवालात में। नंबर 1, हाउ डिड दिस यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये कायनात कैसे बनी? इसमें बिग बैंग थ्योरी और बहुत सारे जो थियरीज हैं वो पेश की जाती हैं, ये कायनात कैसे बनी। दूसरा, ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह मारज़ वजूद में आई? क्या ये वाकई बाहर से आई या यहाँ से ही ऑर्गेनिज्म से या छोटे छोटे ज़र्रात से, हशरात से या जरासीमों से बनी? इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में। तो इस लेसन को समझने के लिए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो 10 पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट को समझे, इसमें क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और हाँ, आखिर में इसके एनालिसिस को सुनना, समझना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा निचोड़ इस लेक्चर का उस एनालिसिस में होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1. So point number 1 is well students, so point number 1 is, how is it that a star seldom finds another star near it? You know, this universe is very vast and innumerable stars wander about in space, and most of them travel alone. There are huge distances between them. Due to these huge distances, it is very rare for one star to find another. This is what the basic reason one star cannot find another. आसान अल्फाज में कहा जाए तो इन सितारों के दरमियान बहुत वसी और रीज़ जो फासले हैं
जिनकी वजह से ये बहुत ही शाज़ो नादर हुआ कि एक सितारा किसी दूसरे के करीब आ सके। और ये तादाद में कितने हैं? कहा जाता है कि इस ज़मीन के तमाम साहले समंदर पर जितने रेत के ज़र्रात हैं, जितनी तादाद रेत के ज़र्रात की है उतनी ही तादाद सितारों की है, यानी तादाद में वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे घर को अगर इस पूरी यूनिवर्स में कंपेयर करें तो हमारा घर भी एक रेत के ज़र्रे से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बल्कि कहा जाए तो ये ज़मीन इस पूरी कायनात के वॉल्यूम यानी हुजम के मुकाबले में एक रेत का ज़र्रा ही होगा। So let's talk about point number 2 and 3 here. What happened when a wandering star came near the sun? It's very important question, and you may observe through the picture, when a wandering star came near the sun, it raised a huge wave on the surface of the sun, and the wave was full of gases. The nearer the star came, the higher the wave rose. And when the star was about to go away from the wave, there was a big explosion, and the wave broke into pieces. These pieces fell off the sun and started revolving the sun since then, and they are called planets then. आसान अल्फाज में, कहीं से एक आवारा सितारा सूरज के करीब आया और मैग्नेटिक फोर्स की तरह, जैसे कि चांद समंदर की लहरों को ऊपर उबारता है मद्दजर की तरह, जैसे एब एंड फ्लो कहते हैं, और एक बहुत बड़ी एक वेव को इसने उभारा, और जैसे ही करीब आया और वो वेव उतनी ही बड़ी होती गई, और मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से जैसे ही वो सितारा दूर जा रहा था तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया। और उस धमाके की वजह से ये जो वेव थी, ये जो लहर थी, ये टूट कर हिस्सों में बट गई, और तब से ये ज़मीन, ये सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, और बाद में इनको सयारे कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक ही है। ये कैसे हैं, आइए हम इसे पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करते हैं। So, point number 4 is, what are planets and how did they come into existence? ये सयारे क्या हैं और ये किस तरह मार्ज़े वजूद में आए? अगर आप गौर करें तो इसका जवाब मैं पिछले पॉइंट में दे चुका हूँ कि जब एक सयारा या एक सितारा घूमता हुआ सूरज के करीब आता है किसी तरह, और ये इसके सरफेस पर एक बहुत बड़ी एक वेव को उबारता है कशिश की वजह से, मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से, और जैसे ही ये इसके पार जाता है, दूर जाता है, तो देयर वॉज अ बिग एक्सप्लोजन, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये जो वेव है ये टूटकर कुछ हिस्सों में बिखर जाती है और इस सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते ये जो टूटे हुए हिस्से हैं, टुकड़े हैं, ये सैयारे बन जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं पहले की निस्बत। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सूरज के सबसे करीब तरीन जो सियारा है मरकरी कहलाता है, वेनस, और तीसरा नंबर है हमारा अर्थ का। इसी तरह मार्स, जुपिटर और सैटर्न और जो भी सारे सियारे प्लूटो लास्ट में, ये सारे उस धमाके की वजह से, बिग बैंग की वजह से मार्ज़े वजूद में आए और अभी तक सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह सयारे वजूद में आए। ये पॉइंट नंबर 4 का आंसर है। फिर पॉइंट नंबर 5 में ये पूछा जाता है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स? Stars are, big burning balls of fire, and life needs a suitable environment to exist. On the stars, life would melt away because they are too hard to live. That's why there is no life on stars. On the other hand, planets are, just like Earth, cool and temporal. They have temporal environment as compared to stars. That's why there is no life on the stars.
and planets have life existence. And the next point number 6 is very important one. Beginning of life on the earth. According to Sir James Jeans, there were some simple organisms first, and gradually they became complex and complicated and turned into beings, just like animals and human beings. In this way, life came into existence. यानी जैसे जैसे सूरज ठंडा होता गया, यानी सूरज का ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता इस पर इन्वायरमेंट टेम्परल होता गया, जिंदगी के काबिल होता गया, और यहाँ पर छोटे छोटे समंदरों में, पानी में, लिक्विड में ऑर्गेनिजम्स बने, छोटे छोटे जरासीम बने, जो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गए और बर्ड्स में, एनिमल्स में, मैमल्स में और इंसानों में तब्दील हो गए. ये जिंदगी इस तरह आई अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स साइंटिफिकली. So point number 7 is why is this universe so frightening? ये कायनात इतनी खौफजदा क्यों है, इतनी खतरनाक क्यों है? तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको ये 6 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं. ये क्वेश्चन का आंसर भी है. इमेंस डिस्टेंसेस. नंबर 1, ये कायनात हमें खौफजदा इसलिए करती है कि इसके जो फासले हैं बहुत वसी और रीस है, जो हमारी पहुंच में नहीं है. हम हैरान होते हैं कि इतनी दूर ये सूरज है जो हमारी पहुंच से दूर है, और उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, और बहुत वसी और रीस फासले हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है. ये हमें खौफजदा करती है. दूसरा, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. ये वक्त का फैलाव बहुत वसी है. आप स्पेस पे या किसी और सैयारे पे जाएं, वहाँ का वक्त होगा, क्योंकि ये वक्त ये ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना ही है. मसलन एक ज़मीन जो एक दिन, एक साल में 365 दिन और 4 या 6 घंटों में अपना फासला तय करती है, 365 दिन. तो ये फासले जब ऊपर जाएं तो ये कम पड़ जाते हैं. ये हमें खौफजदा करते हैं. वेरी स्मॉल ह्यूमन हिस्ट्री. नंबर 3, अगर इंसानी तारीख का बगौर मुशाहदा करें तो ये 5, 6, 7 हज़ार साल से ज़्यादा नहीं मिलती, और इस कायनात के हवाले से ये बहुत मुख्तसर है. ये चीज़ भी हमें खौफजदा करती है. नंबर 4, एक्सट्रीम लोनलीनेस. इंतहाई अकेलापन, तन्हाई में होना. यानी ज़मीन के अलावा ये जो सियारा तीसरे नंबर पर, ज़मीन, वीनस, इसके बाद मरकरी के बाद, इसी पर ज़िंदगी है और बाकी किसी सयारे पर ज़िंदगी नहीं है. उसकी वजह, अगर आप सूरज के करीब जाएंगे तो ये बहुत गर्म है, जैसे ये वीनस और ये पहले जो सियारे हैं ये बहुत गर्म है, लाइफ का यहाँ पर रहना नामुमकिन है. और अगर आप दूसरे सियारों पर जाएं जो ज़मीन से दूर है, ये बहुत ही ठंडे हैं और ज़िंदगी वहाँ पर जमूद का शिकार हो जाएगी, मुंजमद हो जाएगी, जम जाएगी. इसलिए ये ज़िंदगी इधर ही है, और ये हमें खौफजदा करती है कि कायनात में और ज़िंदगी क्यों नहीं है. नंबर 5, लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस. इस स्पेस के हवाले से जो हमारा घर हमें बहुत बड़ा लगता है, ये रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ. ये चीज़ भी हमें खौफजदा करती है. नंबर 6, नो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सेप्ट ऑन द अर्थ. ये अभी हमने बात की कि दूसरे सियारों पर ज़िंदगी नहीं है सिवाय इस ज़मीन के. ये भी खौफजदा करती है. नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, व्हाट आर सुटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन एनी प्लैनेट. अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे सियारे पर ज़िंदगी हो तो उसके लिए कौन सा एक मौजू इन्वायरमेंट, एक साफ सुथरे हालात और आबो हवा होनी चाहिए. तो उसके लिए नीचे मैंने मेंशन किया है, ज़िंदगी के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें. नंबर 1, हवा, एयर, पानी. और कुरान में भी जैसे है, जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है, और अगर दूसरे सियारों पर पानी मिलता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़िंदगी भी होगी. एंड टेम्परेचर, सबसे बढ़कर एक टेम्परल टेम्परेचर इन्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए. किसी भी सियारे में अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ ज़िंदगी के
जो असरात है, निशानात, वो पाए जा सकते हैं. सो पॉइंट नंबर 9 एंड सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स. टेम्परेचर बेल्ट्स क्या है? ये जिस मकदार में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी जो लाइनें हैं ये टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, जिसके गिर्द और जिसकी अपने बेल्ट में सारे सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, घूमते हैं. ये जो ज़मीन का जो बेल्ट है, टेम्परेचर बेल्ट है, लाइफ सिर्फ इसी में है, क्योंकि इसी में टेम्परेचर मुतदल है और दरमियाना है. अगर आप इनकी बात करें तो बहुत गर्म है और इनकी बात करें तो बहुत सर्द है. इसकी मिसाल कुछ ऐसी है बेटा कि ज़मीन जो सूरज के गिर्द एक अंडे की यानी एक ओवल शेप में बैदवी शक्ल में सफ़र करती है और जैसे ही अपने आखिरी पॉइंट पर आती है, जैसे यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत सर्दी हो जाती है, क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर चली जाती है. हालांकि ये इनके फासले में बहुत कम है, और जैसे ये करीब आती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, जैसे कि आजकल इतना से फासले से इतना फ़र्क पड़ जाता है. तो कैन यू इमेजिन कि ये जो अगले सियारे हैं ये कितने करीब और कितने गर्म होंगे, और ये जो दूसरे हैं ये कितने दूर और कितने ठंडे होंगे. तो ये टेम्परेचर बेल्ट ही है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है. ये टेम्परेचर बेल्ट जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है और ज़मीन अपने मकदार में सफ़र करती है, तैरती है. पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट पॉइंट इज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट. मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ. स्टार जो होते हैं इसकी अपनी रोशनी होती है, लाइट होती है, हीट होती है, लार्जर साइज के होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, यानी अपनी जगह पर मुंजमद और खड़े रहते हैं. जैसे कि सूरज है, ये एक स्टार है, उसकी अपनी रोशनी है, साइज में बहुत बड़ा है और अपनी जगह पर वो खड़ा है, साकन है, स्टेशनरी है. ऑन द अदर हैंड प्लैनेट जैसे कि ज़मीन और दूसरे सियारे हैज़ नो लाइट. आपको पता है कि हम सूरज की रोशनी से ज़मीन जो है वो अपनी प्रोडक्शन दे रही है, हम गुजारा कर रहे हैं सूरज की रोशनी से. अगर सूरज की रोशनी ना निकले तो बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है. स्मॉल इन साइज़, छोटे भी हैं हुजम में, और रिवॉल्व्स, ये घूमते फिरते भी, जैसे कि हम चक्कर लगा रहे हैं. आपको पता है कि ज़मीन एक तो सूरज के गिर्द इस तरह चक्कर लगा रही है जो 365 दिन और कुछ घंटों में तय करती है, और एक इस तरह भी रोटेट कर रही है जो दिन और रात को ज़ाहिर करती है. तो ये इसकी दो तरह की जो है वो मूवमेंट है जो रिवॉल्व करती है, दो तरीक़ों से करती है. लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने आपको खास कर कहा कि इस लेसन को समझना है तो इसके एनालिसिस में आएंगे. देयर आर टू मेजर क्वेश्चंस as I told you earlier in the beginning of the lesson. Number one is when, why and how did this universe come into existence? Why is there no life on other planets except the Earth? ये दो सवालात, ये कायनात कैसे बनी और ये ज़िंदगी कैसे आई, इसके दो सवालात हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. नंबर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और थियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. थियस्ट is a person who believes in religion and God, जो खुदा के होने पर यकीन रखता है और मज़हब पर यकीन रखता है. And on the other hand, atheist is a person who doesn't believe in religion and God. And it is said that nowadays it has become also a religion, atheism, जो कि खुदा को नहीं मानते, आज एक मज़हब बन चुका है. हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. बेटा अभी तक जो हमने लेसन डिस्कस किया है वो हमने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है और एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है कि किस तरह लाइफ बनी, किस तरह बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ, और किस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बने और ये दुनिया इस वजूद में आई. जैसे कि देखें बिग बैंग, डार्विनिज़म बहुत तकवीयत रखता है इस आइडिया में कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ज़रिए हम बने, जैसे कि ये जेन जेम्स ने भी इसी की जो तस्दीक की और आगे इसको बढ़ाया. पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कोई नहीं है. ज़िंदगी खुद ही बन गई है, इसका कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही चलती है. ईट ड्रिंक एंड बी मैरी बिकॉज टुमारो वी डाई. तो हमें इंजॉय करना चाहिए. इसके देयर इज़ नो लाइफ आफ्टर डेथ. ये पहला कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक और एथियस्ट कॉन्सेप्ट.
अब हम आ जाते हैं ये रिलीजियस और थियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन को डिस्कस करते हैं। ये एनालिसिस है और ये मेरी खुद की या हमारी पर्सनल जो एज ए मुस्लिम हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कायनात कैसे बनी? जी हाँ, बिग बैंग हुआ, मजहब भी कहता है बिग बैंग हुआ। ये ज़रा समझने वाली बात है। देखें, अगर धमाका हो तो चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और डी शेप हो जाती हैं, उनकी कोई ऑर्गेनाइज्ड शेप नहीं रहती। लेकिन इस्लामिक बिग बैंग कैसा है? इस्लामिक बिग बैंग है कुन और फायकुन हो जाना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि हमने ये 6 दिनों में 7 दिनों में जैसे ये कायनात बनाई और आपने अल्लाह ताला ने कुन कहा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और वो धमाका जो दानिस्ता था और खुद का था, डेलिब्रेट था, और जिसके ज़रिए चीज़ें टूट फूट का शिकार नहीं हुई बल्कि ऑर्गेनाइज्ड हो गई, एक अपनी असल शेप में आ गई। अगर हम इस बिग बैंग की बात करें तो ये ज़मीन इतनी ऑर्गेनाइज्ड ना होती, टूट फूट का शिकार होती, डी शेप होती, इतना राउंड फिगर ना होता। लेकिन इस्लामिक बिग बैंग कहता है कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ और एक अच्छी शेप में आ गई। फिर कहा जाता है कि लाइफ कैसे आई? इन्होंने कहा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और डार्विनिज्म के जरिए समझा साइंस ने, क्योंकि लॉजिक पे बात करती, साइंस और रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है 1 to 1, ये कहा जाता है। इसलिए डार्विनिज्म के जरिए प्रूव किया उन्होंने और मान लिया, साइंटिफिक एथियस्ट ने माना, इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस लेसन को देखा जाए तो ये फैक्ट्स बिल्कुल असली नज़र आते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह एडम और ईव का कॉन्सेप्ट फिर ख़त्म हो जाता है कि ये इंसान कैसे यहाँ पर आए, ये क्राउन ऑफ क्रिएशन यहाँ पे कैसे आई, ये अल्लाह ने भेजी, ये जन्नत से बैनिश किए गए, वहाँ से निकाले गए और यहाँ ज़मीन पर आए आदम और हवा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें जो है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर्पस ऑफ लाइफ भी है, कुछ के नज़दीक अल्लाह की इबादत है, कुछ के नज़दीक इंसानों की खिदमत है, और ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। ये इंसान का इर्तिका यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड है, वो मैं जल्दी से डिस्कस कर लूँ। कि कुछ अर्से पहले एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गैलीलियो गुजरा, जिसने मुशाहिदा किया और एक अपनी दूरबीन या कैलेडोस्कोप जो उसने डिस्कवर की, उससे देखा कि ये सूरज के गिर्द ये ज़मीन गर्दिश कर रही है। जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ज़मीन साकन है और इसके गिर्द ये चाँद, ये सूरज सारे गर्दिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इसने गलत साबित किया, तो पादरियों ने देखा तो इसको फांसी की सज़ा देने पर उतरे। बाद में रिसर्च करके इसे छोड़ा जैसे भी, लेकिन फिर आ गया डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने कहा जी हम कैसे बने, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एप्स, हम बंदरों से बने हैं, ये हमारा इर्तिकाई अमल है, इस तरह इंसान बने। और रिलीजन को बहुत पीछे कर दिया गया, साइंस को इन वाक़यात ने, इन हादसात ने बहुत पीछे कर दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे साइंटिफिकली समझते हैं या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूव्ड है गैलीलियो से और यहाँ डार्विनिज्म से, और दूसरी तरफ जो है वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से एडम और ईव, इस तरह लाइफ आई और बिग बैंग कुन फयाकुन से ये कायनात बनी। ये लेसन हमें ये सिखाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के, असल में मैंने यही डिस्कस किए हुए हैं। अभी सिर्फ आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत है और आपकी जो हेल्पिंग बुक है वहाँ से याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेसन में मैं हर लेसन के आखिर में आपको एक्सरसाइज MCQs सिनोनिम्स की भी दे दूंगा ताकि वो भी आसानी हो। तो ये 10 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है। जैसे मैंने पॉइंट 1 डिस्कस किया, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, बहुत वसी फासलों की वजह से। What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? There was a big explosion and the wave broke into pieces and started revolving around the sun. What happened when the wandering star came near and nearer? Big explosion. और ये planets बनते हैं। What are planets and how did they come into existence? ये तीनों का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का आंसर ऑलमोस्ट एक ही है, मिलता जुलता है, कि वो जो टुकड़े सूरज से अलग हुए थे और वो उसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे सैयारों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसे प्लैनेट्स कहते हैं। Why is there no life on the other stars? आपको बताया कि वो बिग बर्निंग बॉल्स हैं, आग के गोले हैं,
और वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड होते गए, इंसानों में, अशरात में ये सब चेंज हो गए, इस तरह ज़िंदगी यहाँ पर ज़मीन पर आई। नंबर 7, वाई इज़ दिस यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। ये क्यों इतनी खौफजदा है? तो मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे। वसी रास्तों की वजह से, खुले और वक्त की वजह से, हमारे घर के छोटे होने की वजह से, ज़मीन के अलावा कहीं ज़िंदगी ना होने की वजह से, ये हमें खौफजदा करती है। नंबर 8, what in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? बताया था कि आग, हवा और पानी खासकर, और इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर ज़िंदगी होगी। डिफाइन टेम्परेचर बेल्ट, इस पर भी बात की थी, ज़िंदगी टेम्परेचर बेल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अब इस पर भी मैंने डिटेल से बात की, आप पिछले लेसन में इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो इस लेसन में एक्सपेक्टेड हैं एग्ज़ाम में आने में या आ चुके हैं, तो इनको गौर से पढ़ें, इनको याद कर लें या अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। ये मैं पढ़ने नहीं चाह रहा, आप इसको देख के हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 2, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तकरीबन ऐसी ही है, बड़ी मज़े की स्टोरी है, इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।